यस, पेक्टोरल्स जो है ये आपका चेस्ट मसल है। और आ, यहाँ पे दो मसल है बेसिकली, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरल माइनर, है ना। ये दोनों मसल जो हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन के लिए। हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या है? ये वाला मूवमेंट, ठीक है, जो हम लेट कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में ना ये मेजर वाला जो पार्ट है ये काफी बड़ा पार्ट है, 90% कवर करता है हमारे चेस्ट मसल का। और माइनर वाला पार्ट जो है सिर्फ 10% है ना, कम पार्ट कवर करता है। पहले इसके ओरिजिन इंसर्शन को थोड़ा समझते हैं, उसके बाद फिर हमें इसके एनाटॉमी को समझ के ज्यादा बेटर होगा समझना कि ट्रेनिंग में कैसे काम लाना है इसको, है ना। तो पेक्टोरल्स जो है ये आपका ओरिजिनेट होता है क्लेविकल रीजन से। आप देखो इसका ओरिजिन पॉइंट बहुत बड़ा है, क्लेविकल पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, फिर आपके स्टर्नम वाले एरिया पे जाता है, वहां से ओरिजिनेट होता है, नीचे आपके एब्डोमिनल शीथ को टच करता है, उसके बाद फिर आपके इंसर्शन इसका कहाँ पे हो जाता है? ह्यूमरस के एंटीरियर आगे वाले पोर्शन में, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपका इंसर्शन इसका बन गया। अब टेक्निकली अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि जब आपका इंसर्शन पार्ट यानी कि जब आपका शोल्डर या ह्यूमरस क्लोजर टू द बॉडी आएगा, क्लोजर टू द बॉडी आएगा, वहां पे मसल कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। जब ये अवे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इंसर्शन है इसका, जब दूर जा रहा है इट मीन यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, क्रिएट। आप खुद से करके भी देख सकते हो। यहाँ से पास आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन बनेगा। ठीक है, ये तो सिंपल मूवमेंट हो गई हमारी, जो हमें पता है कि इसके अंदर ऐसे होने वाला है ना। बाकी इसका देखो ओरिजिन पार्ट एंड इंसर्शन पार्ट काफी बड़ा है। और ये आपके तीन फाइबर से इसके मतलब तीन जगह से इसका ओरिजिन पॉइंट स्टार्ट होता है। एक तो आपका क्लेविकुलर हेड, जो क्लेविकल रीजन से ओरिजिनेशन है इसका। तो ऐसे फाइबर्स जो क्लेविकल रीजन से ओरिजिनेट होके जा रही हैं उनको हम बोलते हैं क्लेविकुलर हेड। ठीक है, क्लेविकुलर हेड। बाकी जो यहाँ से ओरिजिन करके जा रही है स्टर्नम वाले एरिया से, उसको हम बोलते हैं स्टर्नल हेड या स्टर्नोकोस्टल हेड। लिख सकते हो आप, इंपॉर्टेंट है, स्टर्नल हेड या स्टर्नोकोस्टल हेड। ठीक है जी। तो ये तीन जो हैं, ये दो जो हैं मेनली आपके दो हेड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके चेस्ट के अंदर, अगर हमें इनको हम समझना चाहें। ठीक है, ये वाला पार्ट जिसको हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना अपर चेस्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लेविकुलर हेड। और जिसको नॉर्मली हम कह देते हैं ना लोअर चेस्ट या लोअर चेस्ट या मिड चेस्ट, इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं? स्टर्नोकोस्टल हेड या स्टर्नल हेड, क्योंकि ये स्टर्नम से ओरिजिनेट होके यहाँ से ओरिजिनेट होके आ रहे हैं। ठीक है, दोनों के मूवमेंट एक्शन सेम ही है, दोनों में मूवमेंट हमें हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन एक्सटेंशन ही करना पड़ेगा, बट एंगल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए। ठीक है, एंगल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। अब उस एंगल में डिफरेंस क्या होगा देखते हैं उसको। जब आप +15 to 30 डिग्री पे एक्सरसाइज को करोगे, है ना, यानी कि कुछ इस तरीके से, ये आपका, तो ये आपका रहेगा किसके लिए? क्लेविकुलर हेड के लिए, जिसे हम अपर चेस्ट कहते हैं, क्लेविकुलर हेड। और अगर आपका फ्लैट बेंच रहता है, उस कंडीशन में आप अपने स्टर्नोकोस्टल हेड को ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाते हो। एंड इवन जो आपका -15 to 30 डिग्री वाला एंगल है जो, उसके अंदर भी आप अपने स्टर्नोकोस्टल हेड को ही ट्रेन कर पाते हो। ठीक है ना। तो क्लेविकुलर हेड के लिए इंक्लाइन हो जाएगा, इंक्लाइन बेंच। और आपके स्टर्नोकोस्टल हेड के लिए आपका डिक्लाइन बेंच या फ्लैट बेंच आपको करना पड़ेगा। ये डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट आपको एंगल्स पे ट्रेन करना है आपके ओवरऑल चेस्ट को ट्रेन करने के लिए। अब काफी सारे लोगों को क्वेश्चन आएगा कि चेस्ट तो एक ही है ना, अलग अलग एंगल्स में क्यों करना है इसको ट्रेन? देखो वही चीज आपको समझनी है कि जो आपके ओरिजिन पॉइंट है ना उसके अकॉर्डिंगली भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसका जो ऊपर से जो क्लेविकुलर हेड की जो मसल फाइबर्स आ रही हैं वो ओरिजिनेट आपके क्लेविकल रीजन से होकर आती हैं नीचे की तरफ को ऐसे। ठीक है, और जो आपकी स्टर्नोकोस्टल हेड है ये आपकी स्लाइटली हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की ज्यादा होती है और आपके स्टर्नम एरिया से आती है। ठीक है, तो जब आप इंक्लाइन करते हो तो आपके लाइन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर आप आ पाते हो, एक लाइन के अंदर आ पाते हो, जिसकी वजह से आपका जो चेस्ट है अपर पार्ट वो डोमिनेटली इन्वॉल्व होता है, ज्यादा इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। ठीक है, जब आप इंक्लाइन करते हो तो वो एक लाइन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर आ गई। ठीक है, एक लाइन पे आ गया आपका मसल फाइबर एंड आपका वेट, जिसकी वजह से आप इस वाले पार्ट को ज्यादा इन्वॉल्व कर पाओगे, अपर वाले पार्ट को। एंड लोअर वाले पार्ट को कब करोगे? जब सिंगल से करोगे। ठीक है, ये बेसिक बात हो गई। अब इसके अंदर ही आप पेक्टोरलिस माइनर को भी देख सकते हो, जो कि 10% कवर करता है आपके चेस्ट मसल का।
अब 10% जो ये रहता है ये बहुत कम है, ऑब्वियसली हमें पता है। इनफैक्ट माइनर जो है ये बहुत छोटा पार्ट है एज कम्पेयर टू मेजर। और इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से होता है, ये कोराकोइड एरिया से आता है ना, सुप्राग्लेनोइड एरिया से भी कह सकते हो, इस वाले एरिया से आ रहा है। और इंसर्ट इस कहाँ पे होता है, आपके आपके रिब्स पे इंसर्ट होता है। ठीक है, और इसका जो अलाइनमेंट है वो स्लाइटली आपका वर्टिकल अलाइनमेंट इसका देखो यहाँ पे दिखता है आपको, है ना, कुछ इस तरीके से आपके फाइबर्स आ रही हैं। तो इसका एक्शन क्या रहेगा, इसको ट्रेन करने के लिए क्या एक्शन आपको रखना पड़ेगा, इसके लाइन ऑफ रेजिस्टेंस में आने के लिए, इस लाइन पे इसको ट्रेन करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वर्टिकल एडक्शन करना पड़ता है। वर्टिकल एडक्शन क्या है, एडक्शन आपको पता है क्लोजर टू द बॉडी आना, और वर्टिकली मतलब नीचे की तरफ को एडक्ट करना, ये नीचे की तरफ को एडक्ट करना। तो यहाँ पर जो ये मूवमेंट करता है, ये वर्टिकल एडक्शन, इसके अंदर आपका पेक्टोरालिस माइनर ज्यादा बेहतर तरीके से जो है ट्रेन हो पाता है। तो ये दो मूवमेंट यहाँ पे बन गई। अब एक है आपकी पुशिंग टाइप ऑफ मूवमेंट, है ना, एक टाइप है आपकी क्या है, फ्लाई टाइप ऑफ मूवमेंट। दो मूवमेंट हम करते हैं ज्यादातर अपने चेस्ट को ट्रेन करने के लिए। पुश टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है, ये वाली मूवमेंट। ठीक है, जब ऑलमोस्ट हमारा जो एल्बो है ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल पे जाता है ना, और हम ये मूवमेंट करते हैं, प्रेस मूवमेंट करते हैं। फ्लाई टाइप ऑफ मूवमेंट में क्या है कि आपका सेमी फ्लिक्स्ड पोजीशन पे चला जाता है जो आपका हाथ है, मतलब एल्बो है, और उसके बाद फिर आप इस तरीके से फ्लाई टाइप ऑफ मूवमेंट को करते हो, ऐसे घुमा। जो अगर आप सरफेस कवर देखोगे तो सरफेस आपका ऐसे कवर होगा, राउंड सर्कुलर मूवमेंट होगी कुछ इस तरीके से, है ना। और जो आपका प्रेस टाइप ऑफ मूवमेंट है उसमें आपकी जो मूवमेंट होगी वो जस्ट ऐसे होगी। ठीक है, एक सीधी लाइन पे ट्रेवल करेगा डंबल या वेट, ये होगी, है ना। बट दूसरे कंडीशन में आपकी जो मूवमेंट होगी वो इस तरीके से होगी। ठीक है, तो दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, हालांकि दोनों ही आपका जो है हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है, चाहे आप फ्लाई करो चाहे पुशिंग करो। बट जो फ्लाई टाइप ऑफ मूवमेंट करते हो वहां पे आप ज्यादा स्ट्रेच प्रोवाइड कर सकते हो अपने पेक्स को, और स्पेसिफिकली किस वाले पार्ट को, अपने पेक माइनर वाले पार्ट में। ठीक है, तो फ्लाई टाइप ऑफ मूवमेंट के अंदर ज्यादा आपका माइनर पार्ट ज्यादा इन्वॉल्व होता है, जो आप पुशिंग टाइप ऑफ मूवमेंट करते हो उसमें ज्यादा आपका पेक मेजर वाला पार्ट ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं इन दोनों के अंदर। अभी कंफ्यूजन ये रहता है लोगों का कि सर जो हम केबल क्रॉस करते हैं हम डिफरेंट एंगल्स पे ट्रेन करते हैं, तो कौन से एंगल्स पे कैसे कैसे हम इसको ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी ये तो हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हमें मसल को हर वेरिएशन में ट्रेन करना है ताकि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ओवरऑल बेहतर हो सके, है ना। तो एक मूवमेंट होती है जिसमें हमारा पुलिस जस्ट बिल्कुल ऊपर होते हैं, ठीक है, और हम ये मूवमेंट करते हैं और स्लाइटली अपनी बॉडी को बेंड करते हैं आगे की तरफ, है ना, स्लाइटली थोड़ी बॉडी को बेंड करते हैं। अब वो बेंड इसलिए भी होता है ताकि एक तो हम उस लाइन पे आ सकें, है ना। जैसे मान लीजिए ये पुली आ रही है यहाँ से, ये वायर आ रही है, तो अगर मैं सीधा करूंगा मूवमेंट, क्या सीधा मैं एक्टिवेट कर पाऊंगा बिल्कुल सीधे होकर के, नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा जो ये चेस्ट मसल है स्पेसिफिकली माइनर वाला पार्ट जिसको मैं इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ, ये इस लाइन पे ही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मुझे इस लाइन पे ट्रेवल करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ट्रेन करने के लिए। तो अगर मैं सीधा बॉडी को लेके ऐसे करूंगा सबसे पहले तो हो नहीं पाएगा, और शोल्डर पे मेरे ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, है ना। बट जब मैं थोड़ा सा अपनी बॉडी को इंक्लाइन आगे की तरफ को शिफ्ट कर दूंगा वेट को, तब क्या रहेगा, एक तो शोल्डर मेरा क्या हो जाएगा, स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा, दूसरा जो मूवमेंट रहेगा मेरा उसके अंदर अब मैं बिल्कुल आपके जो वायर है उसकी लाइन पे आ पाऊंगा। ठीक है ना, जैसे ये वायर आ रही है तो ये आपके बिल्कुल चेस्ट की लाइन पे, आपके फाइबर्स की लाइन पे आ पाएंगी। तो अगर वो उसकी लाइन पे आ रही है तो आपका किस तरीके का मूवमेंट होगा, जैसे मैंने बताया था कल। ठीक है, जिस तरफ को आपका वो वायर आपको पीछे की तरफ को खींच रहा है, आप उसी लाइन पे आगे उसे कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन मसल का हो पाएगा। ठीक है, और इस मूवमेंट के अंदर भी आपकी दो मूवमेंट्स होती हैं, जो आप केबल क्रॉस करते हो यहाँ पे भी आपकी दो मूवमेंट्स होती हैं, एक तो आपकी फ्लाई टाइप ऑफ मूवमेंट हो जाती है और एक आपकी पुशिंग टाइप ऑफ मूवमेंट हो जाती है। देखो कैसे होती है। फ्लाई टाइप ऑफ मूवमेंट के अंदर क्या रहेगा आपका, कुछ इस तरीके से जब आप मूवमेंट करते हो आप, एक सेकंड, केबल क्रॉस के साथ भी तो फ्लाई कर सकते हो ना आप। ये मूवमेंट देखो, जब आपका जो एल्बो है इसमें सेमी फ्लेक्शन बना होगा, ये चीज देखो, ये मूवमेंट, ठीक है, ये गए एंड ये आगे,
ये गए, ये आ गए। ठीक है, ये हो गया क्या आपका फ्लाई टाइप ऑफ मूवमेंट इन केबल क्रॉस। ऐसे ही पुशिंग टाइप ऑफ मूवमेंट भी होती है केबल क्रॉस में, जिसमें हमारा एल्बो ऑलमोस्ट 90 डिग्री कवर करता है ये। ठीक है, ये मूवमेंट 1 2 3, दोनों में डिफरेंस है। इस वाले मूवमेंट के अंदर क्या है आपका ज्यादा पीछे जा रहा है, शोल्डर एक्सटेंशन ज्यादा अचीव हो रहा है। अब इस कंडीशन की वजह से आपके पेक्स ज्यादा तो स्ट्रेच हो पाते हैं, बट आपका जो स्टर्नोकोस्टल हेड है या फिर आप कह लो कि आपका ओवरऑल पेक्टोरल्स का जो है कॉन्ट्रैक्शन उतना सही नहीं हो पाता है, स्ट्रेच ज्यादा है। अच्छा ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। फ्लाई टाइप ऑफ मूवमेंट करोगे बिल्कुल हाई अगर आपका लगा होगा पुली, वो ज्यादा आपके पेक माइनर को ट्रेन करेगा अगर आप फ्लाई टाइप ऑफ मूवमेंट करोगे। अगर आप पुश टाइप ऑफ मूवमेंट करोगे तो आपके जो पेक्टोरल्स मेजर है उसको ज्यादा ट्रेन कर पाएगा। ठीक है, डिफरेंसेस ये दो यहाँ पे हमने समझाए हैं पेक्टोरल माइनर को भी इन्वॉल्व करवाने के लिए। बाकी अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस और देखूं, तो अगर आप बिल्कुल मिड पे लगा के कर रहे हो जितना आपका बॉडी के मतलब, जैसे पेक डेक फ्लाई है नॉर्मली, है ना, पेक डेक फ्लाई और जो पुलीज में हम बिल्कुल सेम डायरेक्शन में सेम अलाइनमेंट में लगा के करते हैं मूवमेंट पे, ये वाला मूवमेंट, ये तो आपके ओवरऑल चेस्ट को ही इन्वॉल्व करता है, क्योंकि और हॉरिजॉन्टल अबडक्शन एडक्शन कर रहे हो आप, ओवरऑल चेस्ट को ग्रो करने के लिए जरूरी है। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है। बाकी आप जो काफी लोग जो अपना क्लेविकुलर हेड के लिए ट्रेन करते हैं बिल्कुल नीचे लगा करके, है ना, पुलिस को बिल्कुल नीचे लगा के क्रॉस करते हैं, क्रॉस ओवर, तो ये मूवमेंट करते हैं। तो इस मूवमेंट के अंदर क्या रहता है, इस मूवमेंट में भी आपका क्लेविकुलर हेड इन्वॉल्व तो होता है नो डाउट, बट इसमें प्राइमरी मसल ग्रुप कोई और है। प्राइमरी मसल ग्रुप कौन सा होगा इसके अंदर, कोई बता सकता है? मैंने ऑन किया हुआ है चैट बॉक्स। वेरी गुड, एंटीरियर डेल्ट आपका प्राइमरी मसल है, क्योंकि उसका फंक्शन है शोल्डर को फ्लेक्स करना। ठीक है, तो प्राइमरी एक्शन जो है आपका आपके डेल्ट्स कर रहे हैं, बट सेकेंडरी एक्शन जो उसको असिस्ट करने का काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं पेक्टोरल्स, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो पेक्टोरल्स है इसका इंसर्शन पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो स्ट्रेच आपको फील हुआ, जब ये आप इस कंडीशन में आए हो तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ। तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्शन तो आपका रहेगा क्लेविकुलर हेड पे, बट वो प्राइमरी मोशन किसका है, आपके एंटीरियर डेल्ट का है। तो आप करने को कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ट्राई करो कि आप पुलीज को यूज कर सको, है ना। आप नॉर्मल डंबल को यूज ना करो, डंबल को यूज करोगे तो फिर आपका कोई फायदा ही नहीं है, फिर आप उसको अच्छे से ट्रेन नहीं कर पा रहे, है ना, क्योंकि वहां पे फिर आप ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हो, और उस कंडीशन में तो आपका स्पेसिफिकली एंटीरियर डेल्ट ही इन्वॉल्व होगा, फिर आप पेक्स को नहीं अच्छे तरीके से इन्वॉल्व कर पाओगे। ठीक है, दूसरा बात क्या है आपका, ऐसे ही काफी सारी जो मोशंस होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं, वो टाइम वेस्ट भी होती हैं कुछ कुछ, जिनमें उतना ज्यादा फायदा आपको होता नहीं है। कुछ मूवमेंट्स हैं ऐसे, यहाँ पे डंबल लेके कोई स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसे ऐसे मूवमेंट को कर रहे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, बट उसका कोई कोई फायदा ही नहीं है ना। फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि वो आपके एंटीरियर डेल्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, यहाँ पे आपका चेस्ट को तो आप इन्वॉल्व करवा ही नहीं रहे हो, तो सिर्फ आपका सूडो इफेक्ट है, वो आप फील कर रहे हो इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, बट कोई भी वहाँ पे आपका चेस्ट अच्छे से इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है। ठीक है ना, ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन पे भी करते हैं ना काफी लोग ऐसे, तो कोई फायदा नहीं। तो ऐसी एक्सरसाइजेस हमें अवॉइड ही करनी चाहिए, कोई फायदा है नहीं ऐसी एक्सरसाइजेस का। ओके, तो ये डिफरेंट एंगल्स हमने डिस्कस किए इसके अंदर, और एक बेसिक मूवमेंट आपको जल्दी से समझा देता हूँ इसकी, जो कि लोग गलतियां करते हैं प्रेसेस करने में, तभी उनका हेवी लिफ्टिंग नहीं हो पाता है या इंजरी बनती है। देखो ये बेंच है मान लो, ठीक है, तो बेंच में सबसे पहले तो ये आपका ना बार मान लो, इसको 3D समझना है, ठीक है, इसको 3D समझना है कुछ इस तरीके से, ये आपका बार है हवा में। ठीक है, तो जब आपको यहाँ पे लेटना है ना, एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो ये बार है ये आपके आईज के जस्ट ऊपर हो, ऐसे हम फील करना आपको, ये बार यहाँ पे होना चाहिए आपका ये बार,
काफी लोग क्या करते हैं, इधर पे लेट आ जाते हैं ऐसे, है ना, और फिर ऐसे करके ग्रैब करते हैं बार को, समझ रहे हो, ऐसे करके पीछे, ऐसे करके ग्रैब उठा के ऐसे अनड्रैग किया, फिर आगे की तरफ को लेके आए। अभी देखो आपके शोल्डर पे कितना ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है इस कंडीशन पे, जब हम इस कंडीशन में हो, कोई बताए, ये बहुत बेसिक सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब आपका बार आपके फेस या आपके आईज के पैरेलली नहीं होगा ना, मतलब पीछे होगा, यहाँ पे होगा, तो आप यहाँ से लेके पहले आपको यहाँ लेके आना पड़ेगा उसको। तो यहाँ से जो यहाँ का मोमेंट है ना, उस समय आप पे अगर बहुत हैवी वेट होगा ना, तो शोल्डर निकलने का चांस पूरा है, शोल्डर डिसलोकेशन का चांस पूरा पूरा बनता है। तो इससे बेटर है कि आप सही रेंज पे पहले लेके आओ, या सही रेंज पे आके लेटो पहले, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। तो आपको स्टार्ट कहाँ पे करना है, जब बार आपकी आइस के आसपास हो, बिल्कुल ऊपर रैक हो, और आप बिल्कुल बार के नीचे हो, उसके बाद आपको रैक करके यहाँ पे लेके आना है, देन मूवमेंट को स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, ये बेसिक चीज ध्यान रखनी है आपको। दूसरा बात क्या है, आपका काइनेटिक चेन मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मेंटेन नहीं होगा, हेवी लिफ्टिंग नहीं हो सकती है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फीट की प्लेसमेंट, अपने पाँव की प्लेसमेंट। ठीक है, पाँव की प्लेसमेंट कैसे होगी, जैसे मान लीजिए ग्लूट्स है इस एरिया में, और ग्लूट एक पाँव इधर को जा रहा है और एक पाँव इधर को जा रहा है, दोनों तरफ से, है ना, कुछ इस तरीके से है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पाँव स्टेबल नहीं है, ये सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन मेंटेन नहीं है, अगर ये ऐसे सीधे नहीं है, लहरा रहे हैं ऐसे, भाई इतना अच्छा मूवमेंट नहीं होगा। ये सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन होनी चाहिए, और ये नीचे इनकी जो स्टेबिलिटी है, ये बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, यानी कि स्टेबल होने चाहिए नीचे पाँव, जमीन पे अच्छे से लगे हुए होने चाहिए। अगर नहीं लगे होंगे तो मूवमेंट अच्छा नहीं जाएगा, आप फोर्सफुल हैवी मूवमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से आप काइनेटिक चेन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, वो जो फोर्स प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा अच्छे से तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि आप अल्टीमेटली लोअर बॉडी का इस्तेमाल करते हो ड्राइव फेस के लिए, है ना, वो मोमेंटम जनरेट करने के लिए, वो फोर्स एक्सर्शन के लिए, वो नहीं हो पाएगा अगर नीचे से पाँव नहीं लगे हुए। कोई पाँव को ऐसे हवा में रखता है, कोई साइड को ऐसे आराम से रख देता है नीचे से, जिसकी वजह से क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा जो आपका काइनेटिक चेन है ना, ये बनेगा ही नहीं। अब यहाँ से क्या है, ये आपकी स्पाइन है ना, अब ये स्पाइन में भी एक न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल मूवमेंट बना होना चाहिए, जो आपकी न्यूट्रलिटी है ना स्पाइन की, वो मेंटेन होनी चाहिए। ना तो इसको ओवर एक्सटेंड करना है, ना तो इसको क्या करना है, फ्लेक्स्ड पोजीशन पे रखना है। अगर आपका लंबार एरिया लगा हुआ है उस पे, अपने बेंच पे, नहीं होगा मूवमेंट, नहीं होगा हैवी मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि वो एक पूरा चेन ही नहीं डेवलप हुआ है। ठीक है ना, ये एज इट इज फंक्शन मान लो, इसको कुछ अगर रिलेट करना चाहो आप, तो इसको मान लो कि आप ऐसे बैक बेंड करके प्रेसेस लगा रहे हो पाएगी अच्छे से, नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगा पूरे स्पाइन में, पूरे आपके अपर बॉडी से लोअर बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके बैक की न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से आपका स्पाइन में बेंड होता है वहां। ठीक है, और उसके बाद नीचे ऐसे पाँव जा रहे हैं आपके दोनों तरफ से। ठीक है ना, ओवर भी नहीं करना है बहुत ज्यादा। ठीक है जी, तो ये चेन मेंटेन होगी अगर काइनेटिक, फिर बेटर मूवमेंट आपकी हो पाएगी। उसके बाद आपका स्कैपुलर रिट्रैक्शन, या सिंपली आप कह सकते हो कि स्क्वीज करना अपने बैक को, है ना, तो ये रिट्रैक्शन मूवमेंट करनी है, जिससे आपका जो स्कैपुला है वो अपने एक्चुअल प्लेस पे आ पाएगा, जिसकी वजह से आप फोर्स जो आपका प्रोडक्शन है वो बेटर होगा, है ना। तीसरी बात, ये तीन चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट बात ये भी है यहाँ पे कि जब आप मूवमेंट करोगे, ये मूवमेंट जब आपने करनी है, तो आपको जो अपनी सांस, जो रेस्पिरेशन है, वो कैसे लेना है। एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है, ये कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको हर टाइम हर समय पे आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी, आपको रेस्पिरेशन, आपको सांस अंदर बाहर करना ही है। आप होल्ड करके भी मूवमेंट को कर सकते हो, अगर हैवी मूवमेंट है ना, सिर्फ 2-3 रेपिटेशन करने हैं आपको, तो जरूरी नहीं होता है कि आपको सांस लेनी ही लेनी है हमेशा, है ना। इवन अगर आप देखो, जो ऐसे इवेंट हैं, जो ऐसे बर्स्ट वाले इवेंट होते हैं, जहाँ पे हमें क्या, हम यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन का, ताकि हम एक मोमेंटम के साथ यूज कर सकते अपनी बॉडी का। अभी मैं बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा शॉर्ट पुट या जेवलिन थ्रो या डिस्कस थ्रो, उसमें भी जो एथलीट होता है ना, पता क्या करता है, पहले सांस रोकता है, ये मूवमेंट करी जाती है।
ताकि हम एक एक्सपोजर दे सके, क्योंकि हमारा जो कैविटी है देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारा चेस्ट कैविटी जब हम इनहेल करेंगे ना तो ये खुलेगा, समझ रहे हो, ये क्या आएगा बाहर की तरफ को आएगा। तो जब मान लीजिए कि मैं इस मोमेंट के इसेंट्रिक मोमेंट के अंदर हूं, कल हमने इसेंट्रिक मोमेंट भी समझा था, जब मैं इसेंट्रिक मोमेंट के अंदर हूं तब मुझे इनहेलेशन करना है, तभी तो ये स्ट्रेच बन पाएगा ना, समझ रहे हो। अगर ये स्ट्रेच ही नहीं होगा, अगर आप इनहेल नहीं करोगे, अगर नीचे की तरफ को आप एक्सहेल करना शुरू कर दो, जो स्ट्रेच पोजीशन में आप एक्सहेल कर दो, तो क्या स्ट्रेच हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका चेस्ट कैविटी अंदर की तरफ को जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा उस समय। तो आपको या तो होल्ड करना है या आपको इनहेल करना है व्हाइल गोइंग इन इसेंट्रिक फेस। जब इसेंट्रिक फेस में जाओगे उस समय पे आपको इनहेल करना है। जब आप कंसेंट्रिक फेस या कंट्रैक्शन में आओगे उस समय पे जो है आपको एक्सहेल करना है। ठीक है, तो ये बेसिक बात होती है आपकी जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ये चेस्ट के बारे में अभी हमने समझ लिया है, आगे चलते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है वैसे, बाकी आपको मूवमेंट अपनी ठीक रखनी है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं जाना है नीचे, ज़्यादा एक्सटेंशन पे जाओगे तो आपके शोल्डर पे खतरा ज़्यादा बनेगा। और उसके साथ साथ जो आपकी मूवमेंट्स हैं उसमें ध्यान रखना है कि आप एक स्कैपुलर प्लेन को मेंटेन कर सको, है ना। काफ़ी सारे लोग ये मूवमेंट करते हैं, देखो ये मूवमेंट, है ना, जैसे मान लो कि वो कर रहे हैं इंक्लाइन प्रेसेस, बारबेल प्रेसेस, तो बारबेल उनका इस लाइन पे ट्रेवल कर रहा है, तो ये ना करते हुए, क्योंकि शोल्डर को डैमेज ज्यादा कर सकता है ना। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, इसको स्लाइटली नीचे की तरफ, क्लोजर टू द बॉडी, जितना एक क्लोज टू द बॉडी होगा उतना ज्यादा आपका फोर्स प्रोडक्शन ज्यादा होगा और शोल्डर आपके एक सेफेस्ट मूवमेंट में ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर मूवमेंट है। ओके, बाकी जो शोल्डर के अंदर मैंने बताया था वो सेम इसमें भी रहेगा, कि यहाँ से ये मूवमेंट को करने से अच्छा है आप एक लाइन पे ट्रेवल करो, ठीक है, बजाय इसके। ठीक है, और वैसे ही आपके फ्लाइज में भी काफी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं फिर यहाँ पे आके होल्ड करते हैं, तो ऐसा फील होता है कि कौन कौन बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है। ठीक है ना, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि टेक्निकली वहां पे आप रेजिस्टेंस के ओवर उल्टा काम नहीं कर रहे हो, जस्ट अपने एक जगह पे आप स्टेबल हो, है ना। तो इससे बेटर है कि आप इस लाइन पे जब आओगे तो वापस हो जाना है, मतलब यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया, यहाँ पे आए एंड अगेन, फिर आप यहाँ पर आए एंड अगेन वापस। ठीक है, तो यहाँ पे होल्ड करने का ऐसा कोई जरूरत होता नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, टाइप वो एक तरीके से रेस्ट ही है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं ट्राइसेप्स पे। ट्राइसेप्स आपका पोस्टीरियर मसल ग्रुप है आपके अपर आर्म का, ठीक हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये तीन हेड्स आपको दिख रहे हैं इसके। एक आपका लैटरल हेड जो कि थोड़ा छोटा दिखता है। अगर मैं आपके बल्क की बात करूं, आपका ट्राइसेप्स जो है सबसे ज्यादा कवर जो कर रहा होता है वो आपका लॉन्ग हेड करता है, ये वाला पार्ट। ये काफी डोमिनेंट होता है। ठीक है, जब आप ट्राइसेप भी शो करते हो तो आपका ये वाला पार्ट काफी ज्यादा बड़ा दिखता है, और लैटरल हेड विजिबल बहुत ज्यादा होता है, नो डाउट। जो लैटरल हेड की विजिबिलिटी है ना वो सबसे ज्यादा होती है, ये वाला पार्ट। बट जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये काफी बड़ा पार्ट होता है, जो आपके ट्राइसेप को बड़ा करता है ना। और जो मीडियल हेड है वो सबसे छोटा है, वो अंदर वाला पार्ट है, बहुत छोटा। ठीक है, तो ये तीन हेड्स हैं यहाँ पे जो कि आपके ओवरऑल ट्राइसेप को बनाते हैं, है ना। इसके ओरिजिन देख लो पहले आप। जो आपका लॉन्ग हेड है जिसको हम बात कर रहे हैं कि बड़ा पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, ये आपका ज्यादा एरिया तो कवर करता है, साथ में इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो होता है आपके इंफ्राग्लिनोइड से, इंफ्राग्लिनोइड ऑफ स्कैपुला, यानी कि स्कैपुलर रीजन से शुरू होता है ये। एक ऐसा ही, इन तीनों में से एक ऐसा ही हेड है जो आपके शोल्डर जॉइंट को क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, है ना, जो यहाँ पे से कनेक्ट हो रखा है, स्कैपुला से कनेक्टेड है, इंफ्राग्लिनोइड स्कैपुला से। बाकी जो दोनों का ओरिजिन है आपके ह्यूमरस से ही होता है।
जो ह्यूमरस बोन है उसी से होता है ओरिजिन। लैटरल हेड का भी पोस्टीरियर एंगल से होता है, यहाँ से होता है आपका इसका ओरिजिन पॉइंट, एंड जो मीडियल हेड है उसका भी ह्यूमरस से ही ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, तो सबसे डिफरेंस क्या है ओरिजिन पॉइंट में, आपके लॉन्ग हेड में है, ध्यान रखना। उसके बाद जो इनका इंसर्शन पॉइंट है वो कहाँ पे होता है, ऑलिक रेनॉन ऑफ अल्ना। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया पे इसका इंसर्शन हो जाता है तीनों का। ओके, अब मेन एक्शन में अगर आपको बताऊं तो क्या है इसका मेन एक्शन, एल्बो एक्सटेंशन। ठीक है जी, ये इसका मेन एक्शन है, जो इसका तीनों हेड जो काम कर रहे हैं मेनली एक्सटेंशन के अंदर। बट जो लॉन्ग हेड है ये असिस्ट करता है कि इसमें एडक्शन में भी, एडक्ट करवाने में भी। ठीक है, एडक्शन में भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, असिस्टिंग मसल है ये आपकी शोल्डर का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी ध्यान रखो, इनको हमें डिफरेंट तरीके से ट्रेन करना जरूरी है ना, डिफरेंट वेरिएशन में ट्रेन करना जरूरी है ताकि हम तीनों पार्ट्स को इन्वॉल्व करवा सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितनी आप फ्लेक्शन शोल्डर फ्लेक्स्ड एक्सरसाइजेस करते हो ना, शोल्डर फ्लेक्शन में जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं वो आपके लॉन्ग हेड को ज्यादा ट्रेन करती है। शोल्डर फ्लेक्शन क्या हो गया, जितनी भी ओवरहेड हो जाएंगे, इसका सिंपल मतलब क्या बना, इसका सिंपल मतलब बना कि जितनी भी आपकी ओवरहेड एक्सरसाइजेस हो जाएंगी ये आपके ज्यादा किसको ट्रेन करेंगी, लॉन्ग हेड को करेंगी। रीजन क्या है, क्योंकि एक तो लॉन्ग हेड आपके स्कैपुलर रीजन से ओरिजिनेट होता है, इस वाले रीजन से। तो जब आप आर्म को इस तरीके से ऊपर ले जाओगे तो आपका जो लॉन्ग हेड है वो एक रेजिस्टेंस, आपके जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है उसके अंदर आएगा, और दूसरा उसमें स्ट्रेच ज्यादा बनेगा। ठीक है, क्योंकि स्कैपुलर रीजन से ओरिजिनेट है वो यहाँ से। तो इसका मोमेंट ज्यादा कब होगा, ओवरहेड मोमेंट्स के अंदर, जो भी जितने भी कर लो, चाहे वो सिंगल आर्म करो, बोथ आर्म करो, इजेड बार काल के साथ करो, जैसे मर्जी करो, ओवरहेड जितनी मूवमेंट होगी इसको ज्यादा ट्रेन करेंगे। हालांकि वो दोनों का इन्वॉल्वमेंट भी होगा क्योंकि एल्बो एक्सटेंशन तो हो ही रहा है टेक्निकली, बट सबसे ज्यादा इसका होगा, डोमिनेंट पार्ट यही होगा उसमें। बाकी जितनी भी आपकी न्यूट्रल शोल्डर के साथ मूवमेंट होंगी वो ज्यादा आपके मीडियल एंड लैटरल हेड को ट्रेन करेंगी। न्यूट्रल शोल्डर क्या होगी, जो जितनी भी आप पुश डाउन मूवमेंट करते हो, ये मूवमेंट जितनी भी करते हो, चाहे वो रोप के साथ करो, चाहे आप पुलिस के साथ करो, किसी के साथ भी कर लो, वो आपके ज्यादा किसको ट्रेन करेंगी, लैटरल हेड एंड मीडियल हेड, क्योंकि दोनों का ओरिजिन पॉइंट आपके ह्यूमरस से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ज्यादा इन्वॉल्व ये होंगे, लॉन्ग हेड कंपैरेटिवली कम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपकी डिप्स बहुत सुपीरियर एक्सरसाइज है, बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो डिप्स आप ले सकते हो, किक बैक ले सकते हो, बट किक बैक टेक्निकली उतना अच्छा एक्सरसाइज नहीं बनता है जब आप डंबल के साथ करते हो, है ना, क्योंकि उस समय पे आप ज्यादा अपने बाइसेप को ट्रेन कर रहे होते हो। कैसे कर रहे होते हैं, देखो डंबल वाला सीन देखते हैं हम यहाँ पे, है ना, हमारा हाथ कुछ इस तरीके से होता है वहां पे, और ये डंबल है हमारा। ठीक है, डंबल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फिर वापस इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, कुछ इस तरीके से मूवमेंट होती है। देखो ऐसे करते हैं ना, ये मूवमेंट होती है हमारी, ये मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये वाली जो मूवमेंट है यहाँ पे देखो, इस रेंज के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ के रेंज के अंदर ही हमारा जो ट्राइसेप वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। इस रेंज में हम क्या कर रहे हैं, तो एल्बो फ्लेक्स कर रहे हैं ना हम, ये तो एल्बो फ्लेक्शन हुआ। सिर्फ इस रेंज के अंदर ही आपका ट्राइसेप जो है सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है, सिर्फ इस रेंज के अंदर। उसके बाद तो ये मूवमेंट कहाँ की तरफ को आ रही है, अंदर की तरफ को आ रही है, आपके जो है ऑपोजिट भी नहीं है रेजिस्टेंस के, तो आपका उतना अच्छा मूवमेंट नहीं बनता है ये किक बैक्स। बाकी अगर आप इसको उसके साथ करो, पुलिस के साथ करो, तो ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर आप पुलिस के साथ करते हो, केबल्स के साथ करते हो, तो ये बहुत सुपीरियर, बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज बन जाती है, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट टेंशन बना रहता है। और क्या है कि आप वहां पे मोमेंटम को भी यूज नहीं करते हो, और शोल्डर आपका स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन पे है, शोल्डर आपका स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन पे इस मूवमेंट पे है। ठीक है, तो आप बट किससे करना है, पुलिस के साथ। डंबल्स के साथ करोगे तो फायदा नहीं है इतना, है ना, क्योंकि ये मूवमेंट तो वेस्ट हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट तो वेस्ट हुआ, वो तो आपके ग्रेविटी के साथ ही आ रहा है पूरा मूवमेंट। ये मूवमेंट तो वेस्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये मूवमेंट पे थोड़ा बहुत एक्टिव रहेगा आपका ट्राइसेप्स। तो इससे बेटर है आप केबल्स के साथ करो, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी एक्सटेंशन बेस्ड एक्सरसाइज होती हैं, डिप्स हो गया आपका, पुश डाउन्स हो गई, ये सारी आपकी मीडियल एंड लैटरल हेड को ज्यादा इन्वॉल्व करवाती हैं।
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी मीडियल हेड को थोड़ा और अच्छे तरीके से इन्वॉल्व कराने के लिए आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो वो भी देख सकते हो आप, कि जो आपकी सुपिनेटेड पुश डाउन होती है, सुपिनेटेड पुश डाउन्स कुछ इस तरीके से मूवमेंट को करते हैं, ऐसे गिरा के फिर नीचे की तरफ को लेके आते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी काफी अच्छा रहता है आपका मूवमेंट आपके मीडियल हेड का। रीजन क्या, क्योंकि जब आप सुपिनेशन में जाते हो, सुपिनेशन में जाते हो आप स्लाइटली अडक्ट कर देते हो अपने हाथ को, अपना जो आपका ट्राइसेप मीडियल हेड वाला पार्ट है वो आपके लाइन पे आ जाता है, अंदर की तरफ को आ जाता है। अब जब ये मूवमेंट करोगे तो आपका मीडियल हेड ज्यादा इन्वॉल्व हो पाएगा। ठीक है, नो डाउट लैटरल हेड भी होगा, बट मीडियल हेड के लिए भी ये काफी अच्छी एक्सरसाइज बन जाती है। ठीक है, तो ये सारी मूवमेंट्स आपके ज्यादातर किसको ट्रेन करने वाली हैं, लैटरल एंड मीडियल को। सुपीरियर एक्सरसाइज में बता चुका हूँ कौन सी है। डिप्स बहुत अच्छा है, पुश डाउन एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं आपकी लैटरल और मीडियल हेड की। ठीक है, बाकी और तो आप डिफरेंस वहाँ पे कर ही सकते हो, रोप में आपके पुलीज में, है ना, वो चीजें तो आप कर ही सकते हो। तो ये डिफरेंस जो है आपके ट्राइसेप्स के अंदर बनता है। बाकी जो आपके ट्राइसेप्स हैं अगर उसको टेक्निकली देखें बायोमैकेनिकली, तो इसमें टाइप 2 मसल फाइबर ज्यादा होती है, उसकी रेशियो ज्यादा है। ठीक है, अभी आएगा मसल फाइबर्स वाला चैप्टर भी, बट अभी के लिए बताता हूँ कि ये टाइप 2 मसल फाइबर्स यहाँ पे ज्यादा कंसिस्ट होती हैं। तो आप यहाँ पे ना ज्यादा ऐसी मूवमेंट ना करें जो कि आपके बहुत रेंजेस में जाए, मतलब ये सिंपली कह सकते हैं टाइप 2 मसल फाइबर्स क्या है आपकी, फास्टिक मसल फाइबर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है वहां पे, आपको हैवी मूवमेंट्स में भी जाना पड़ेगा अगर आपको ट्राइसेप को ग्रो करना है, आपको कंपाउंड मूवमेंट्स, कंपाउंड लिफ्टिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका जो क्लोज ग्रिप बेंच प्रेसेस हैं, है ना, आपका स्कल क्रशर है, ऐसी एक्सरसाइजेस भी आपको ऐड करनी पड़ेंगी अपने वर्कआउट्स के अंदर ताकि आपका ट्राइसेप बेटर तरीके से ग्रो कर सके। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपके रेप रेंजेस अप्रोक्सीमेटली 10 to 12, 10 to 14 ऐसे रेप रेंजेस रहेंगे आपके, और इस तरीके से आप जो है इसको ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। बैक से पहले बाइसेप्स कर लेते हैं, फिर आएंगे बैक पे। ठीक है, बाइसेप्स आपका इंटीरियर पोर्शन वाली मसल ग्रुप से है ना, इंटीरियर साइड में है आपके अपर आर्म के। और यहाँ पे आपके दो मेजर मसल्स है वैसे तो, यहाँ पे वैसे ब्रैकियोरेडियालिस भी ऐड किया हुआ, बट यहाँ पे फोर आर्म के अंदर कंसिस्ट होती है, यहाँ पे पाई जाती है। बट ब्रैकियाई एंड ब्रैकियालिस ये दो मसल्स हैं जो आपके बाइसेप्स में हम मानते हैं। ब्रैकियाई जो है ये दो पार्ट्स कवर करती है, एक तो हो जाता है इसका शॉर्ट हेड हो जाता है, और एक हो जाता है इसका लॉन्ग हेड। ठीक है, ब्रैकियालिस सिंपली आपकी एक ही पार्ट है। तो जो शॉर्ट एंड लॉन्ग हेड है उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये तीनों पार्ट, ठीक है, ब्राकियाई वाला पार्ट दिख रहा है आपको। अब ये ब्राकियाई में दो पार्ट्स होते हैं, एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट, जैसे अभी मैंने बताया आपको, है ना, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। दोनों का ओरिजिन एक पार्ट से ही है, बट इंसर्शन थोड़ा अलग है। ओरिजिन पार्ट इधर इसका कहाँ से होता है आपका, जो बाइसेप ब्राकियाई ब्रैक शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड का जो ओरिजिन पार्ट है, एक सुप्राग्लिनोइड से ओरिजिनेट होता है, और दूसरा आपका कोराकोइड एरिया से ओरिजिनेट होता है। तो दोनों का ओरिजिन पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इंसर्शन पॉइंट इनका रेडियल टिबर्सिटी में ही होता है। रेडियल टिबर्सिटी कहाँ पे हो गया, इस वाले एरिया पे आके ज्वाइन करती है। ठीक है, मेन एक्शन तो आपको पता ही है भाई, सब क्या आएगा क्या है। मेन एक्शन इसके होते हैं, सबसे पहले तो आपका एल्बो को फ्लेक्स करवाना। ठीक है, ये मेन एक्शन है। सेकेंडरी एक्शन इसका होता है सुपिनेशन मूवमेंट करवाना। ठीक है, ये मूवमेंट जो हो रही है ना, ये बाइसेप ब्राकिया ही करवा रहा है ये मूवमेंट। सिर्फ अगर आप ये मूवमेंट भी करोगे ना, इसमें भी आपका बाइसेप ब्राकिया इन्वॉल्व हो रहा है। ये मूवमेंट भी करोगे तब भी आपका ये इन्वॉल्व हो रहा है, इसका एक्शन है ये। उसके बाद ये सपोर्टिंग हैंड दिखाता है, या आप कह सकते हो कि सपोर्टिंग मसल आ जाता है किस वाले के अंदर, जब आप फ्लेक्स करते हो। फ्लेक्शन के अंदर भी जब आप शोल्डर फ्लेक्स करते हो वहां पे भी सपोर्ट करता है आपका बाइसेप ब्राकियाई। तो ये 3 से 4 इसके मेजर फंक्शन होते हैं, मेनली तो एल्बो फ्लेक्शन ही है। अब इसका अंदर ये क्लियरिटी हमें आ गई कि भाई जब भी हम सुपिनेटेड कर्ल्स करेंगे हमारा बाइसेप ब्राकिया इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सुपिनेटेड कर्ल्स ऐसे करके मूवमेंट जो भी करेंगे उसमें इन्वॉल्व होना ही होना है। ठीक है, बाकी अब और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो मैंने बताया यहाँ पे शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड है ना बाइसेप ब्राकिया के अंदर। अब इसको ओवरऑल अगर देखें तो अगर आप फुल आरओएम के साथ ट्रेन करते हो,
फुल RON, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ अगर आप मूवमेंट को करते हो तो आप दोनों को ट्रेन कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ जो रेंज है आपकी सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन तक, वहां पे आपका ज्यादा लॉन्ग हेड इन्वॉल्व होता है, एंड इससे ऊपर की जो मूवमेंट है वहां पे आपका शॉर्ट हेड ज्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट कर रहे हो कोई बारबेल कर्ल के साथ या इजेड बार कर्ल के साथ, तो आप अपने बाइसेप ब्राचियाई के दोनों हेड को ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। जो नीचे वाला रेंज है, लो टू मिड वाला रेंज है, वहां पे ज्यादा लॉन्ग हेड डोमिनेंट होता है, उससे ऊपर मिड टू हाई वाला जो रेंज है वहां पे शॉर्ट हेड ज्यादा डोमिनेंट होता है, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा सा हमें डिफर करने के लिए हम यहाँ पे एक्टिव इनसफिशिएंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हैं, और हम एक पार्ट को ज्यादा इन्वॉल्व कराने के लिए कुछ वेरिएशन ट्राई करते हैं। जैसे आपने प्रीचर कर्ल देखा होगा, ठीक है, ऐसे ही आपने ड्रैग कर्ल्स देखे होंगे या इंक्लाइन कर्ल्स देखे होंगे, वो इसीलिए करे जाते हैं ताकि हम बाइसेप ब्राचियाई के एक एक हेड को ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकें। कैसे होता समझते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो आपका बाइसेप ब्राचियाई का शॉर्ट हेड है वो किस रेंज पे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, जब वो मिड टू हाई वाली रेंज पे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शोल्डर को फ्लेक्स कर लेते हैं, क्योंकि शोल्डर का एक और काम होता है, अभी मैंने क्या बताया था, बाइसेप ब्राचियाई का एक और काम है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या था वो, शोल्डर को फ्लेक्स करना, है ना। तो जब आपका हमने शोल्डर को फ्लेक्स कर लिया है, जब हम मान लो प्रीचर कर्ल में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो प्रीचर कर्ल में हमने क्या कर लिया, शोल्डर को स्लाइटली फ्लेक्स कर लिया है हमने, जिसकी वजह से क्या है, बाइसेप ब्राचियाई का ऑलमोस्ट इन्वॉल्वमेंट हो चुका है लॉन्ग हेड का, लॉन्ग हेड का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। अगर लॉन्ग हेड का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एक्टिव इनसफिशियंसी। जब एक पार्ट एक मसल एक्टिवली इन्वॉल्व हो चुका है तो उसके बाद वो उतना अच्छा 100% अपना नहीं दे सकता है, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी वाला पार्ट है, जो दूसरा वाला पार्ट है, वो 100% इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी हम उसका एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। तो जब हमने शोल्डर फ्लेक्स कर लिया है, लॉन्ग हेड का एक्टिवेशन हो चुका है कंप्लीट, उसके बाद हमने क्या करना है, मूवमेंट करना है, ठीक है, प्रीचर कर्ल में, क्योंकि शोल्डर फ्लेक्शन तो हो चुका है। इसके बाद जो मूवमेंट हम करेंगे वहां पे कौन सा पार्ट ज्यादा इन्वॉल्व होगा, शॉर्ट हेड, बाइसेप ब्राचियाई का शॉर्ट हेड ज्यादा इन्वॉल्व होगा। तो जितनी भी शोल्डर फ्लेक्स करके हमारी बाइसेप मूवमेंट्स होती हैं, वो आपके किसको ट्रेन करती हैं, शॉर्ट हेड को ज्यादा ट्रेन करती हैं, ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा जब हम एक्सटेंशन बेस्ड मूवमेंट्स करेंगे, शोल्डर को एक्सटेंड करके जब मूवमेंट हम कर रहे होंगे। अब इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा बाइसेप ब्राचियाई है ये पैसिव टेंशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही है, वहां पे वो स्ट्रेच कंडीशन के अंदर है, ठीक है, जिसकी वजह से शॉर्ट हेड कम इन्वॉल्व होगा। अब कौन सा इन्वॉल्व ज्यादा होगा, आपका लॉन्ग हेड ज्यादा इन्वॉल्व होगा मूवमेंट को करवाने के, ठीक है। तो बेसिक ये समझ सकते हो। अगर इसका हम आउटकम देखें क्या आ रहा है, आउटकम यही है कि जब आप फ्लेक्स्ड पोजीशन पे एक्सरसाइजेस को करते हो तो वहां पे आपका ज्यादा शॉर्ट हेड ज्यादा इन्वॉल्व होता है, एंड जब आप एक्सटेंशन पोजीशन पे करते हो वहां पे आपका लॉन्ग हेड ज्यादा इन्वॉल्व होता है। बेसिक ये तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी फुल रेंज ऑफ मोशन करोगे तो दोनों इन्वॉल्व होना ही होना है उससे, है ना। अब इसका एग्जांपल देता हूँ एक्टिव एंड पैसिव टेंशन का। हमारा जो मसल होता है ना, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब ये ऑप्टिमम मसल लेंथ के अंदर होता है, ऑप्टिमली कॉन्ट्रैक्टेड होता है। इस चीज को ध्यान रखना। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये मैंने मूवमेंट ऐसे बना लिया, ठीक है, ये मैंने मूवमेंट ये टाइट से पकड़ लिया, मैंने दोनों फिंगर्स को ऐसे टाइट कर लिया। अब मैं इसको खोलना चाहता हूँ दूसरे से, ठीक है। अभी देखो ये ऑप्टिमल मसल लेंथ के अंदर है, ठीक है। तो ये खुल रहा है, नहीं खुल रहा, बहुत टाइट है, मतलब मेरा 100% फोर्स में लगा पा रहा हूँ। अब मान लो मैंने यहाँ पे ना अपने फोर आर्म्स को एक्टिव कर दिया है, और मैंने क्या कर दिया है, इसको आपके इस पोजीशन पे लेके चला गया हूँ, मैं फ्लेक्सर को एक्सटेंड कर दिया है मैंने, स्ट्रेच पोजीशन पे आ गई है मूवमेंट। अब करो, सिंपल हो जाएगा, टाइट होगा ही नहीं है, 100% फोर्स लग ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो अपना मेन एक्शन कर रही है अभी, ये उसका मेन एक्शन है, ये मेन एक्शन में है, ये 100% यहाँ पे फोर्स लग ही नहीं रही है। अब ऐसा ही, ये तो मैंने बताया एक्सटेंशन, ऐसे ही फ्लेक्स्ड पोजीशन में आएगा, जब ये भी फ्लेक्स्ड पोजीशन है, ये भी इसका काम है मेन। अब जब ये फ्लेक्शन हो गया है तभी भी अपना 100% फोर्स नहीं लगा पाएंगी, समझ रहे हो। तो वही काम वहां पे भी हुआ है, जब हमारा मसल एक्टिवली अपना काम कर चुका होता है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी फोर्स प्रोडक्शन कम हो जाती है,
ठीक है, तो जब वो ऑप्टिमम मसल लेंथ के अंदर है वहां पे वो मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो यही टेंशन का इस्तेमाल करके हम शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड को इन्वॉल्व करवा पा रहे हैं। ठीक है जी, ये डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। अभी देखो ये ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये पता होंगी तो आपको सारी चीजें पता है। एक्सरसाइज देख के तो कोई भी कर सकता है ना, कि कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, बट हमें जब तक उसका पता ही नहीं कि क्यों वो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कि क्यों हम टीचर में करते हैं, नॉर्मली भी तो फ्लेक्शन कर ही सकते हैं ना हम, बट हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है। ठीक है, तो ये हमने दो मोमेंट को यहाँ पे समझ लिया। बाकी आप जितनी भी न्यूट्रल ग्रिप मूवमेंट या रिवर्स ग्रिप मूवमेंट करोगे, किसको ज्यादा ट्रेन करेगी वो आपके ब्राchialis को ट्रेन करेगी। न्यूट्रल ग्रिप मूवमेंट वो किसको ट्रेन करेगी, बाइसेप ब्राchialis को ट्रेन करेगी। ये जो मसल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये वाले मसल को, और साथ में ब्राकी और रेडियालिस को, ये दो मसल यहाँ पे ट्रेन होने वाली है। जितनी भी आप न्यूट्रल ग्रिप मूवमेंट करते हो, वो चाहे आप डंबल के साथ करो, चाहे आप रोप के साथ करो, किसी के साथ, केबल के साथ करो, जब भी आप न्यूट्रल के साथ करोगे, ब्राchialis एंड ब्राchioradialis वहां पे जो है डोमिनेंट एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। इवन रिवर्स ग्रिप भी जब आप करोगे, रिवर्स ग्रिप कर्ल, वहां पर भी आपके ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, ब्राchialis और इस पार्ट का। तो ये हमने बाइसेप्स को डिफरेंट एंगल्स में समझा। ऐसे ही आप एक्सटेंशन करो, फ्लेक्शन करो, नॉर्मल मूवमेंट्स करो, तो अब इसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में जब हम ट्रेन करेंगे तो ही हम ओवरऑल बाइसेप को बेहतर दिखा सकते हैं। ठीक है ना, कुछ एक्सटेंशन बेस्ड मूवमेंट्स करनी है, कुछ फ्लेक्शन बेस्ड मूवमेंट्स करनी है, और कुछ न्यूट्रल मूवमेंट्स करनी है, तभी आपका जो बाइसेप्स है वो ओवरऑल वेरिएशन पे ट्रेन हो पाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने बाइसेप्स डिस्कस कर लिया अभी। तो ये मिड लाइन है, इसको ट्रेन करने के लिए कुछ नहीं है। अभी काफी लोग समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मसल थोड़ी है, ये तो बीच में आपका स्टर्नम पार्ट है, यहाँ से ओरिजिन पार्ट है आपके चेस्ट का, इस तरीके से। ठीक है ना, अब आप इस मूवमेंट में ही ट्रेन करते हो, क्योंकि जो आपके मसल फाइबर जा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। अगर कोई वर्टिकल मसल फाइबर होती तो हम सोचते शायद ये वाली मूवमेंट से ट्रेन करने के लिए, कोई नहीं है ऐसा। तो ये जो मिड लाइन बनेगी हमारी, वो तभी बनेगी जब हमारा जो चेस्ट का ओवरऑल बल्क बढ़ेगा, है ना। मसल फाइबर्स जो है हमारी, जब बेसिकली आप हाइपरट्रॉफी अचीव करोगे तो चेस्ट मसल बढ़ेगा, जिसकी वजह से, क्योंकि ये वाला पार्ट तो बढ़ने नहीं वाला, ये इधर तो स्टर्नम है आपका, है ना, तो ये बढ़ने नहीं वाला, तो ये ऑब्वियसली आपको वहां पे फिर जो है वो लाइन जो है वो दिख पाती है। उसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं होती, आप ओवरऑल अपनी चेस्ट को ट्रेन करते रहो और वो अपने आप धीरे धीरे करके डेवलप हो जाती है जब हमारा। इवन सर अगर इंक्लाइन में वो करे प्रेस, तो इंक्लाइन में भी वो उतना एक्टिवेट नहीं होगा। नहीं, एक्टिवेशन तो है सागर, मैं बता तो रहा हूँ आपको, एक्टिवेशन है उसमें, नो डाउट, बट उतना बेटर एक्सरसाइज नहीं है। रीजन ओके। देखो, आपकी एक्सरसाइज की हम बेटरमेंट या एक्सरसाइज को कब बेहतर कहते हैं, जब वो दोनों रेंजेस में आपके मसल को बहुत अच्छे तरीके से हिट कर रहा हो, एक आपके कॉन्सेंट्रिक फेस में, एक इसेंट्रिक फेस में, समझ रहे हो बात को। जैसे पुल ओवर मैंने बताया था, उसमें ना ही इसेंट्रिक फेस हिट हो पा रहा अच्छे से, ना ही कॉन्सेंट्रिक हाँ फेस। कॉन्सेंट्रेट। अभी इसमें क्या हो रहा है, जब हम ये मूवमेंट कर रहे हैं तो आप इस रेंज पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहां से आप स्ट्रेच दे ही नहीं पा रहे हो, कितना स्ट्रेच आप दे पाओगे, है ना। तो ये बात है, तो उससे बेटर मूवमेंट हमारे पास है। बाकी करने में कर सकते हो, लास्ट की एक्सरसाइज में कर सकते हो, ये प्राइमरी एक्सरसाइजेस का पार्ट नहीं आएगा कभी। ओके ओके। और ठीक है, सर कितनी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए वैसे चेस्ट की, जैसे आपने बताया प्रेस हो गया, एक डिक्लाइन इंक्लाइन एंड देखो, देन फ्लाई। हाँ, आपका तो जो एक्सरसाइज रहता है ना, ये डिपेंड करता है आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्कआउट पे। वैसे अगर हम चेस्ट का सेट वॉल्यूम देखें तो 20 to 24 सेट्स इजीली हमारा चेस्ट कर सकता है, और इतनी हमें करनी चाहिए उसके लिए। तो अगर एग्जाम्पल हम लें, मान लीजिए आप एक्सरसाइज करते हो 2 दिन, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं कि आप पीपीएल लेके चल रहे हो, ठीक है जी। तो आपने फर्स्ट दिन चेस्ट जो किया, उस चेस्ट वाले वर्कआउट के अंदर आपने 3 एक्सरसाइज करी विद 3 सेट्स, कितने हो गए, 9 सेट्स हो गए। अब ये नेक्स्ट आपका चेस्ट आएगा फिर से थर्सडे को शायद, तो आपने उस दिन भी 3 एक्सरसाइजेस करी और 3 सेट्स कर लिए, उसके कितने हो गए, 9 सेट्स हो गए। तो ये आपका सही वॉल्यूम है, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक है ये। अब एक्सरसाइज देखो, कंपल्शन नहीं होता है कि हमें इतनी वेरिएशन देनी, आप ऐसा भी कर सकते हो अपने वर्कआउट शेड्यूल में कि आपने क्या किया,
यहाँ से एक्सरसाइज को कम कर दिया, मान लीजिए आपने 2 मेजर एक्सरसाइज रखी, एक चेस्ट प्रेस और आपने एक रखा केबल क्रॉस, 2 ही एक्सरसाइज रखी आपने, और इन एक्सरसाइज में आपने 6 सेट्स कर दिए। कर सकते हैं ऐसा? टोटल कितने सेट्स हो गए एक ही दिन में अचीव? 12 सेट्स हो गए। आप बिल्कुल अपने सेट वॉल्यूम को मैच कर पा रहे हो। ये भी कर सकते हो आप। तो जरूरी नहीं होता कि हमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी है, बहुत सारे सेट्स करने हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सेट वॉल्यूम को अचीव कर रहे हो। ओके ठीक है, तो ये बात होती है इसके अंदर। बाकी हम जब सेट वॉल्यूम डिस्कस करेंगे मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। ओके सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था। तो ये जो अश्वगंधा कैप्सूल होती है, मैं कल एक्चुअली नहीं पूछ पाया था, ये लेनी चाहिए ऐसे, या उसके कुछ फायदे हैं नो, वगैरह? नहीं नहीं नहीं, फायदे तो ऑब्वियसली उसके हैं। ठीक है, बट ये नहीं है कि हर किसी को उसकी जरूरत है या नहीं। ठीक है ना, क्योंकि अश्वगंधा एक बहुत इंपॉर्टेंट, या आप कह सकते हो कि अच्छा एक, मतलब जिसपे काफी ज्यादा स्टडीज हुई है ना। अश्वगंधा आपका साइंस भी बैक करता है इवन आजकल तो इसको, कि इसके काफी सारे इफेक्ट हैं बॉडी में, क्योंकि प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट है। अब इससे काफी सारे फायदे होते हैं। एक तो ये आजकल ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। साथ में जो है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो इन कंडीशंस में आपको हेल्प करेगा। साथ में क्या करेगा ना, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को नॉर्मल करेगा। कॉर्टिसोल आपका एक ऐसा स्ट्रेस हार्मोन है जो कि वैसे इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकली, तो अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ रिलीज हुआ तो फिर वो क्या करता है, हमारे मसल को लॉस करने में मदद करता है। तो ये क्या करता है, कॉर्टिसोल लेवल्स को नॉर्मल करता है, जिससे कि टेक्निकली होगा क्या, आपके जो एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं उनका प्रोडक्शन बेटर होगा, क्योंकि कॉर्टिसोल का सिक्रेशन क्रॉनिक नहीं है, जिसकी वजह से आपका रेस्ट अच्छा होगा। टेक्निकली आप बेटर वर्कआउट कर पाओगे और आपका जो है स्ट्रेंथ वगैरह में भी आपको मदद मिलेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। ले सकते हो आप। मैंने बताया तो सही, एक्सरसाइज नहीं होती है कोई, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है चेस्ट लाइन के लिए। आपको ओवरऑल चेस्ट को डेवलप करना पड़ेगा, तीनों रेंजेस पे ट्रेन करना पड़ेगा अपनी चेस्ट को। चेस्ट के लिए डिप्स लगा सकते, कौन कह तो रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल लगा सकते हो आप, है ना। हाउ टू इंक्रीज ओवरलोड? ओवरलोड रोज देने की जरूरत नहीं होती है आपको, टाइम के साथ साथ देना है। हाँ, बेंच का आपको आंख रखना पड़ेगा बैक का। ब्रीदिंग पे कैसे ध्यान रखना है? देखो वैसे मैं आपको बताऊं ना, ब्रीदिंग आपको ध्यान रखने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। जब हम मूवमेंट करते हैं, जब हम इसेंट्रिक फेस में जाते हैं ना, आप कभी भी देखना, खुद ऑब्जर्व करना ये चीज। जब हम इसेंट्रिक फेस में जाते हैं ना, आप वहां पे एक्सेल कर ही नहीं सकते हो। करके देख लेना आप, जब आप मूवमेंट करोगे ना, जब आप एक्सरसाइज करोगे, प्रेसेस करोगे, तो आप देखना इस चीज को, कि जब नीचे जा रहे हो आप एक्सेल नहीं कर पाओगे जब हैवी मूवमेंट कर रहे हो आप। और एक्सेल करना भी नहीं चाहिए वहां पे। मैंने बताया कि जब आप कॉन्सेंट्रिक फेस में होते हो, कंट्रैक्टेड फेस में होते हो, वहां पे आप एक्सेल करते हो। जब आप इसेंट्रिक फेस में, जब स्ट्रेच फेस में होते हो, वहां पे आप क्या करते हो, इनहेल करते हो। ठीक है, या वहां पे आप सांस को रोकते हो। ये दो चीजें होती है। हाउ टू अचीव हाइपरट्रॉफी? हाइपरट्रॉफी अचीव तभी होगी ना जब ट्रेनिंग करो। तो अच्छी ट्रेनिंग करो उसके साथ, और अच्छा न्यूट्रिशन लो, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस की मूवमेंट बता दो। क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस में विक्रम जो है आपका हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन एक्सटेंशन ही होना है उसमें भी, बट उसमें जो आपकी ग्रिप रहेगी वो क्लोज रहेगी, पास रहेगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ट्राइसेप फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अच्छे तरीके से अचीव हो पाएगा, एक लाइन पे ट्रेवल कर पाएगा। जब अगर आप ऐसे करते हो तो वहां पे भी आपका ट्राइसेप इन्वॉल्व होता है, बट इस कंडीशन में ज्यादा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि एक लाइन पे आ चुका है। अभी आप ट्राइसेप्स को एक लाइन पे मूवमेंट करवा रहे हो, राइट रेजिस्टेंस के ऑपोजिट में, तो जिसकी वजह से ट्राइसेप ज्यादा इन्वॉल्व हो पाता है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस में। ठीक है, कौशल हुड्डा वो कर लिया मैंने, रिकॉर्डेड हो रहा है बट। ठीक है, अभी एक बॉडी बिल्डर की चेस्ट इंजरी हुई थी, उसको क्या वापस उतना वेट लिफ्ट कर सकता है? अगर ऐसी इंजरी होती है तो बिल्कुल प्रशांत, अगर आपका
रिकवरी सेशन बहुत अच्छे हैं, अगर आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, अगर आपके साथ फिजियोज अच्छे हैं, तो बिल्कुल आप अपनी चेस्ट को फिर से उसी जगह पे वापस लेके आ सकते हो। ठीक है ना। तो डिपेंड करता है, एक तो इंजरी कैसा है और दूसरा आपके मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है। अगर बाइसेप फ्लेक्स करके रखें एंड रेप्स ना लें तो ब्लड फ्लो आने से बाइसेप, प्रवीण उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस। अगर आप फ्लेक्स करके रख रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्शन आप दे रहे हो, बट वो आपके मस्कुलर इंड्योरेंस के लिए ज्यादा बेटर होता है, हाइपोट्रॉफी के लिए उतना अच्छा नहीं है। हाइपोट्रॉफी के लिए आपको दो रेंजेस पे जाना जरूरी है, कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक में भी आप वियर एंड टियर दे रहे हो और इसेंट्रिक में भी आप अपने एक्टिन मायोसिन को इन्वॉल्व करा पा रहे हो और आपका वियर एंड टियर दे पा रहे हो मसल के अंदर। तो आपको आइसोटोनिक मूवमेंट करना जरूरी है हाइपोट्रॉफी के लिए। ठीक है। गगनदीप सिंह, ब्रैकियालिस मसल और ब्रैकियोरेडियालिस के, देखो ब्रैकियोरेडियालिस का जो ओरिजिन पार्ट होता है वो मिड ह्यूमरस से होता है और आपके इंसर्शन होता है आपका रेडियस के ऊपर। तो उसका मूवमेंट कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक वो मसल है। तो ये कब इन्वॉल्व होगा, जब आप या तो हैमर ग्रिप कर्ल्स या न्यूट्रल ग्रिप कर्ल्स को साथ फ्लेक्शन कर पाओगे तो इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, देखो ऐसे। ठीक है। तो तब इसका ज्यादा बेटर कॉन्ट्रैक्शन बनेगा। और या तो आप न्यूट्रल जो आपका रिवर्स ग्रिप कर्ल्स है वहां पे करोगे तो वहां पे ज्यादा होगा ब्रैकियोरेडियालिस का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। अ, चलो, पैक टीयर क्यों होता है, पैक टीयर इसलिए होता है, देखो अभी इसमें क्या बताऊं आपको, इतने सारे रीजंस हैं इसके। तो अगर आप सही मूवमेंट नहीं कर रहे हो, हैवी मूवमेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस नहीं है ना, हैवी वेट लिफ्ट कर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हो, है ना, तो इन सारे रीजंस की वजह से होता है, ये कोई एक रीजन थोड़ी है इसके पीछे। जॉइंट पे इफेक्ट पड़ेगा ना अंकुश, उसको हम बोलते हैं, उसको हम कहते हैं पैसिव टेंशन, उसको हम कहते हैं पैसिव टेंशन। तो सर वो शॉर्ट हेड है, शॉर्ट हेड नहीं है भैया, वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है मिड ह्यूमरस से। शॉर्ट हेड का तो ओरिजिन पॉइंट शोल्डर, शॉर्ट हेड आपका दो जॉइंट को क्रॉस करता है, एक क्योंकि एक तो सुप्राग्लिनोइड से ओरिजिनेट हो रहा है, एक आपका कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कोराकोइड एरिया से, यहाँ से ओरिजिनेट होता है आपका शॉर्ट हेड और यहाँ पे जाके ज्वाइन करता है, तो दो जॉइंट को क्रॉस करता है आपका जो बाइसेप ब्रैकिया है के अंदर जो शॉर्ट एंड लॉन्ग हेड है। जो आपका ये पे आपने पूछा ब्रैकियालिस है और ब्रैकियोरेडियालिस है, सिर्फ एक जॉइंट को क्रॉस करता है, वो एल्बो जॉइंट। समझ रहे हो आप, तो ये भी ध्यान रखो। चलो ये मैं बता चुका हूँ। चलिए, गुड डे सर, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, कोई फोरआर्म ट्रेन करना चाहिए क्योंकि हम जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं उसकी यूज होती रहती है। अच्छा, प्रशांत ऐसे तो देखेंगे तो फिर तो हमें एब्स भी ट्रेन नहीं करना चाहिए, शोल्डर भी ट्रेन नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो आप, अगर ऐसे ही देखें ना हम, तो फिर हमें वो भी ट्रेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बाइसेप कर रहे हैं शोल्डर भी इन्वॉल्व है, जब हम शोल्डर को खुद को कर रहे हैं तो शोल्डर तो वैसे ही इन्वॉल्व है, जब हम चेस्ट को कर रहे हैं तब भी शोल्डर इन्वॉल्व है, बैक को कर रहे हैं तब भी शोल्डर एक्सटेंशन होता है, शोल्डर इन्वॉल्व है, तो इस हिसाब से तो फिर हमें शोल्डर भी नहीं करना चाहिए, है ना। देखो एक चीज ध्यान रखना है कि मैंने कल भी शायद बताया था आपको कि जब भी हमें मसल को ग्रो करना है, हाइपोट्रॉफी हमें करनी है, तो हमारे मसल के स्पेसिफिक रेंज ऑफ मोशन पे जाना पड़ता है, स्पेसिफिक एक्शन को करवाना पड़ता है, जो मसल का स्पेसिफिक एक्शन है, ठीक है, उसका प्राइमरी एक्शन है, उस पे काम करना पड़ता है। तो आपको फोरआर्म को अगर ग्रो करना है तो फोरआर्म को भी ट्रेन करना पड़ेगा, हफ्ते में भले ही एक बार करो चाहे 2 हफ्ते में एक बार करो, बट करना पड़ेगा अगर उसको अच्छा बनाना है। ठीक है, नहीं डेली 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 वाला काम नहीं करना है आपको। ठीक है।